हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। फुल सिलेबस के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यानी कि फुल सिलेबस के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जहां से आप किसी भी टॉपिक को बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स की हेल्प से आप रिवीजन कर सकते हैं और यूनिट के एंड में आपको हर एक यूनिट का वन शॉट रिवीजन भी मिलेगा। कोर्स का और एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की जो यूनिट नंबर 1 है ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी एप्लीकेशन के साथ साथ। और आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के 3 से 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। देखिए यूनिट नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, देखिए यहां पर ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आ चुके हैं। हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब क्या है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का मतलब यह है कि इस टॉपिक के अंदर हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जिनका ऑर्डर भी 1 होगा और जिनकी डिग्री भी 1 होगी। अब ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार आप लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहां पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स पढ़ा है और बेसिक्स को पढ़ने के बाद आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा पहला टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हमें 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। पहली है लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये छोटा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये भी बड़ा टॉपिक है, ये भी हमारा 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। यानी कि यूनिट नंबर 1 का जो हमारा पहला ही टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कि यहां से 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर हमें 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहां पर सबसे पहले क्या पढ़ना है? लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम आज स्टार्ट करेंगे और 3 लेक्चर में हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या आप इसको केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, है ना, क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं। वहां पर आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपने पढ़ी होगी और ये जो लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको भी आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने क्लास 12th में पढ़ी है तो आप यहां पर अपने आप कर लेंगे। मैं यहां पर आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एकदम बेसिक से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है?
तो इस टॉपिक को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक पहले से आता होगा क्योंकि क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें और मैं एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा और सभी को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये हमारी पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और ये हमारी सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो हमारा उसके बाद थर्ड लेक्चर होगा, मतलब आज के बाद में जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर dy बाई डी एक्स है, वहां पर dx अपॉन dy है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे पता चला? देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं और विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, y का, किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के। तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो देखो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर उल्टा हो गया। देखो यहां पर x का डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब यहां पर x हो गया डिपेंडेंट और y हो गया इंडिपेंडेंट। बस यही डिफरेंस है इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहां पर भी y आ रहा है, इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहां पर भी x आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पहली स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म और पहली स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपके सामने लिखी है। ये लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, तो ये तो मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि जो y है, y क्या है यहां पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी को अब मुझे लगता कोई डाउट नहीं होगा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है ना? बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो डिपेंडेंट और जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब यहां पर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बोलो बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें ये पता चल गया यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और थोड़ा इसको ध्यान से देखो जरा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर dx अपॉन dy का जो कोफिशिएंट है, भाई dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो क्या, 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब dy बाई dx का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई dx का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है और हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 है, सबको समझ में आ गया। नाउ आगे देखो, अब यहां पर देखो क्या, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या यहां पर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पर देखो y का कोफिशिएंट है p और इक्वल टू में लिखा है q। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पहली टर्म तो dy बाई dx होगी और जो दूसरी टर्म होगी वो y की होगी। y के कोफिशिएंट में कुछ ना कुछ लिखा होगा, अब ये p क्या होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। तो y के कोफिशिएंट में यहां पर क्या, p है, और उसके बाद इक्वल टू में एक टर्म होगी q। अब यहां पर समझ लेते हैं कि ये p क्या है और q क्या है। ध्यान दो जरा, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। ये जो p और q है ये दोनों के दोनों या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। देखो p और q या तो दोनों के दोनों x के फंक्शन हो सकते हैं, मतलब p और q या तो x के फंक्शन हो सकते हैं, और अगर ये x के फंक्शन नहीं है तो 100% ये कांस्टेंट होंगे, कुछ और नहीं हो सकता। अगर कुछ और हुआ तो वो फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमारी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट p है, और इक्वल टू में लिखा है q। इक्वल टू में क्या लिखा है, q लिखा है, और यहां पर p और q दोनों के दोनों x के फंक्शन है। देखो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया
कि जो पी और क्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे, कभी भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन नहीं हो सकते। बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 है और जो y है उसका कोफिशिएंट p है और इक्वल टू में क्या होगा, q होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, या जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में के साथ मैच करेंगी उनको सॉल्व कैसे करना है, इसका वर्किंग रूल क्या होगा उसको समझ लेते हैं। नाउ स्टेप टू सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। तो ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इजी टॉपिक है और अगर आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा ना तो क्लास 12th में भी ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेप फिक्स है क्वेश्चन को करने के, स्टेप क्या है, फिक्स है। बस यहां पर हमें फोकस करना है इंटीग्रेशन करने पे। स्टेप तो हमारे फिक्स हैं। देखो स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हो सकता है वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं होगी। बात समझ में आ रही? तो अगर आपको पहले से ही डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम आपका क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 वही है कि राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमारा ये स्टेप बच जाएगा। क्लियर है ना? अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, देखिए जब आप अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो वो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो जो y का कोफिशिएंट होगा वो p होगा और जो इक्वल टू में लिखा होगा वो q होगा। तो आपको p और q की वैल्यू पता चल जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही? इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे p और q को। तो अब आपको p और q मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे और आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर i और f का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने का ये आपका फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, ई की पावर में, देखो ये ई की पावर में, ई की पावर में, ई की पावर में इंटीग्रेशन है और फिर इंटीग्रेशन में पी डीएक्स। मतलब आपको p का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटीग्रेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होगा। भाई डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो इंटीग्रेशन भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पर dx आएगा या dy आएगा, dx आएगा। क्यों? क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। अब आपको अपना फाइनल आंसर निकालना है। तो ध्यान देना, फाइनल आंसर में आप कैलकुलेट क्या करेंगे। देखिए जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आप डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको कैलकुलेट करना है y, और y को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। मतलब आपको फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहां पर कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो आप क्या करेंगे, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू का साइन आएगा। उसके बाद यहां पर इंटीग्रेशन, मतलब यहां पर भी इंटीग्रेशन होगा। बात समझना, यहां पर आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार तो यहां पर और एक बार यहां पर। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको बेसिक इंटीग्रेशन करना आता है उनके लिए मैथमेटिक्स 2 बहुत आसान है, और जिनको नहीं आता है वो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लें और मेरे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें, मैथमेटिक्स 2 पढ़ें। आपको भी इंटीग्रेशन करना अच्छे से आ जाएगा।
लेकिन पहले एक बार फॉर्मूलों को जरूर रिवाइज कर लें। फॉर्मूलों की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इंटीग्रेशन की वीडियो भी बना चुका हूं, डिफरेंशिएशन की भी बना चुका हूं, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की वीडियो भी मैं बना चुका हूं। उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। तो क्यू, क्यू क्या है? देखो क्यू हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया था। अब यहां पर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो इंटीग्रेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो यहां पर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो इंटीग्रेशन दोनों जगह एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। एन प्लस सी, क्योंकि आप जानते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। तो ये जो सी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसको हमने पहले से ही ऐड कर दिया है, क्योंकि अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है आपको पूरा वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा, है ना? तो वर्किंग रूल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इस वर्किंग रूल को अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पर आपको इस टॉपिक के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद जाकर के आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बस यहां पर आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, सॉल्व। अब यहां पर मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। देखिए क्वेश्चन यहां पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, है ना? लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सबसे स्टार्टिंग में लिया। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, और थोड़ा थोड़ा सा लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। बात समझ में आ रही? देखो मैथमेटिक्स 2 में स्टूडेंट्स को पता प्रॉब्लम क्यों आती है? स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि मैथमेटिक्स 2 के अंदर आपको 3 यूनिट पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, 3 यूनिट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए जो सबसे बड़ा आपके लिए टास्क है वो ये है कि आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए। और क्वेश्चन आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक है, या जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से आपके दिमाग में फीड होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, मैथमेटिक्स 2 को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। तो ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या आपको देखते ही नहीं समझ में आ जाएगा कि ये इसके जैसा है? भाई इसके साथ मैच कर रहा है, आप देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल मैच कर रहा है इसके साथ, है ना? क्यों? क्योंकि देखो यहां पर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और देखो यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर भी आपको y दिखाई दे रहा है, इक्वल टू में आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो हमने यहां पर क्या लिखा था कि जो p और q है वो या तो x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब p की वैल्यू 1 है, और यहां पर देखो इक्वल टू में 1 है, इसका मतलब q भी 1 है। इसका मतलब यहां पर p और q जो है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट है, दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। बोलो बात समझ में आ गई? तो आपको इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि यहां पर p क्या है और q क्या है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखो यहां पर p कितना है, जरा ध्यान देंगे, यहां पर p की वैल्यू है 1 और q की वैल्यू है 1, जो हमें देखते ही समझ में आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है? देखिए ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको इतने आसान दिए होंगे, मतलब सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए होंगे। आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? चलो तो यहां पर अब हमें क्या करना है, देखो हमारा स्टेप नंबर 1, भाई स्टेप नंबर 1 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई p एंड q। देखो हमने p और q को आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट p होता है, इक्वल टू में q होता है, तो हमें पता चल गया p और q क्या है ना। अब हम इसका निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डीएक्स, और पी कितना है 1, तो यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो ई की पावर में 1 और डीएक्स, 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन अगर x है तो ये आ गया e की पावर x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर x। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट हो गया भाई e की पावर x। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमारे पास आ जाएगा तो अब हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मुझे लगाना होगा फॉर्मूला। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कंप्लीट सॉल्यूशन, आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई फॉर्मूला क्या कहता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस में c। ये हमारा फॉर्मूला है। बस हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर x, तो यहां पर मैं लिखूंगा y इंटू ई की पावर में x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें। q कितना है, देखो q की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू ई की पावर में x और dx एंड प्लस में c। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू, भाई ये तो e की पावर x ही है ना बस, तो e की पावर x dx प्लस c। अब हमें यहां पर क्या करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको e की पावर x का इंटीग्रेशन ना पता हो। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c। ये लीजिए हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना। आप अपने आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, यहां पर भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप y को कैलकुलेट करके लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहां से y कितना आ जाएगा, तो यहां से अगर आप y को कैलकुलेट करते हैं तो y इज इक्वल टू ई की पावर x नीचे चला जाएगा, तो e की पावर x प्लस सी अपॉन ई की पावर में x। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। और इसको आप आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि आगे आप लिखें। चलिए मैं एक और स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, y इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूं तो e की पावर x से e की पावर x यहां पर कट जाएगा। देखो आएगा क्या, अगर मैं इनको अलग अलग करता हूं e की पावर x प्लस e की पावर x अपॉन में आ गया, अलग अलग किया तो, और c अपॉन e की पावर में x। तो यहां से y इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 और ये बचेगा c और e की पावर में माइनस x। देखो यहां तक मैंने क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपकी जो बुक है, बुक में आपका सॉल्यूशन यहां तक कैलकुलेट किया गया है। वैसे आप अपने सॉल्यूशन को यहां तक या फिर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, मतलब अगर आप यहां तक भी छोड़ेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ठीक है जो बुक में दिया मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया। तो मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ गया होगा। भाई हमने यहां पर किया क्या, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यहां पर p को निकाला, q को निकाला, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाया, है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर दिया। फिर से हमने कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट की और इंटीग्रेशन कर दिया। हमें हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है, बात समझ में आ रही। बस हर एक क्वेश्चन में चेंज क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो चेंज होगा p और q की वैल्यू, जैसे जैसे p और q बदलेगा वैसे वैसे हमारा इंटीग्रेशन करने का तरीका भी बदलता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस स्टूडेंट को बेसिक इंटीग्रेशन करना आता है उसके लिए M2 बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, और जिसको बेसिक इंटीग्रेशन करना नहीं आता है तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि एक बार आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर बेस में वीडियो बना चुका हूं उनको एक बार रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप क्लास 11 12 में जाके फिर से बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। तो यहीं पर आ जाएगा आपको बेसिक इंटीग्रेशन,
बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। तो अगर आप इसको देखो, देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो जरा, सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहली वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है या दूसरी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक और तरीका समझिए यहां पर। देखो, जो हमारी पहली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आप इसमें ध्यान दो, देखो ये तो डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव के अलावा यहां पर केवल एक ही जगह पर y आएगा बस, और कहीं पर y नहीं आएगा। देखो p और q क्या x के फंक्शन है। इसका मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक ही जगह पर y है, और x दो जगह भी हो सकता है, तीन जगह भी हो सकता है, कितनी भी जगह हो सकता है, y बस एक जगह होना चाहिए। और अगर मान लो y कहीं पर दो या तीन जगह पर है, तो वो y कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो एक ही जगह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में y एक ही जगह पर होता है, x एक से ज्यादा जगह पर हो सकता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को पहचानने का ये तरीका है। जबकि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में उल्टा होता है, वहां पर x एक जगह पर होता है और y एक से ज्यादा जगह हो जाता है। इस क्वेश्चन में देखो आप, भाई ये तो डेरिवेटिव है, इसको छोड़ दो। देखो y केवल एक जगह पर है, जबकि x दो जगह पर है। तो सीधी सी बात है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, तो इसमें देखो y का कोफिशिएंट कितना है। देखो इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो पहले आप इसको ऐसे लिखो, dy अपॉन डी एक्स प्लस, देखो यहां पर ये y अपॉन एक्स है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स और y। इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या हो गया? y का कोफिशिएंट हो गया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो, अब तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है ना। तो यहां पर देखो, जो y का कोफिशिएंट होगा वो p होगा, और जो इक्वल टू में लिखा है वो q होगा। तो हमें यहां पर पता चल गया, हेयर p कितना है? 1 अपॉन एक्स, और q कितना है? भाई p तो 1 अपॉन एक्स है, और q की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। बस अब हमें क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर में pdx, e की पावर में pdx। अब यहां पर p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप यहां पर p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यह आएगा e की पावर में p कितना है? 1 अपॉन एक्स एन डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन एक्स एन डी एक्स, क्या सभी स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं? मुझे लगता है सब जानते होंगे। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है? log x। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना। हालांकि ये फॉर्मूले सबको पता है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होता है आपके पास log x। तो ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। बोलो, बात समझ में आ गई? बस मुझे यहां पर इस फॉर्मूले को लगा देना है। देखो कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में log x। तो कोई यहां पर सिर्फ फॉर्मूलों का ही खेल है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है, आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है, तो मैथमेटिक्स 2 आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। फिर से फॉर्मूला देखो, यहां पर फॉर्मूला लगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? log x हुआ। अब यहां पर फिर से फॉर्मूला लगेगा, और यहां पर लगेगी लॉग की प्रॉपर्टी। क्या लगेगी? लॉग की प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर देखो आपको बता देता हूं लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यहां पर लिख देता हूं सेंस। देखो ध्यान रखना, अगर कभी भी e की पावर में, अगर e की पावर में log और log के आगे कुछ भी लिखा है, मान लो x लिखा है,
तो इसका आंसर हमेशा x आएगा। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, e की पावर में log x है तो इसकी वैल्यू x होती है। इस फॉर्मूले को आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स 1 में भी और क्लास 12 में 11 में बहुत बार यूज कर चुके होंगे। e के पावर में अगर log x है तो ये x होगा, ये log की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? log की प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आ गया? चलिए, अब इस प्रॉपर्टी का मैंने यहां पर यूज किया और अब देखो मेरा आंसर क्या आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं ऊपर लगाता हूं तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x, क्योंकि e की पावर log x x होता है। आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो अब हम लिखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन पर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का यहां पर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अब यहां पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। देखो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए तो यह आएगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो यहां पर इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स, और ये बाहर आ गया dx एंड प्लस में c। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस सी। और मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन ना पता हो, सबको पता होगा, है ना। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सभी को आता है, और नहीं आता तो बेटा फॉर्मूला नोट कर लीजिए। देखो इंटीग्रेशन में अगर एक्स की पावर एन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है और जो बढ़ी हुई पावर है वो नीचे आती है। तो यहां पर देखो पावर 3 है तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्स की पावर एक बढ़ जाएगी, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और नीचे भी 3 प्लस 1 यानी कि 4 आएगा। तो बहुत सिंपल है, एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आएगा। बस इसी को मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। देखिए कितना आएगा, तो ये हमारा हो गया, लेफ्ट में हो गया एक्स वाई, है ना, या वाई एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस में सी, प्लस में सी, ये मेरे पास आएगा। अब आप अपने आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, या और एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं आप, इसमें से x को उधर ले जाओ तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगर मैं x को राइट में ले जाता हूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखो x इसके नीचे जाएगा तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस, और इस c के नीचे भी x आएगा तो ये फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस सी एक्स की पावर -1, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इंटीग्रेशन करने का तरीका चेंज हुआ क्योंकि पी और क्यू बदल गया। तो पी और क्यू बदलते जाएंगे, इंटीग्रेशन को करने का तरीका बदलता जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अभी जो मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए ना, आप अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2017 में आ चुका है। बात समझ में आ रही, मतलब ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखो आप, ये आरजेपीवी यूनिवर्सिटी में मई 2018 में पूछा जा चुका है, और आपको मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। बात समझ में आ रही, रिपीट होते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ जब क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो आपको करके जाने ही जाने हैं, कम से कम 10 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और मैं लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आए हुए सारे आपको यहां पर सॉल्व करा दूंगा, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में और जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे उनमें क्या डिफरेंस है, क्या आपको देख के समझ में आ रहा है? और अगर देख के समझ में आ रहा है तो आप लोग सोचिए कि इसमें करना क्या है ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 6x³ देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस बार dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 नहीं है, यहां पर 2x लिखा है। अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए उन दोनों में dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 था, और हमें मालूम है कि अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमें dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। और ये तो बहुत आसान काम है भाई, अगर आप यहां पर 1 लाना चाहते हैं, 1 लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर दो। भाई देखो अगर आप यहां पर 1 लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है, केवल एक टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ रही? तो हम इसमें करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे किससे, 2x से, पूरी इक्वेशन को। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिवाइड बाय 2x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, और ये 1 तभी बनेगा जब हम इसको 2x से डिवाइड करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे जब आप डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं इसको 2x से डिवाइड कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2x के नीचे 2x आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस यहां पर y के नीचे 2x आ जाएगा, ये भी 2x से डिवाइड होगा, ये भी 2x से, और ये भी 2x से डिवाइड होगा। तो 6x³ और अपॉन में आएगा 2x। देखो मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया 2x से, पूरी इक्वेशन को 2x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखो ये कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट बन गया 1। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी कैंसिल होगा 2 से 3 टाइम्स, और एक पावर x की कम हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखो ये नीचे लिखा है 2x, नीचे क्या लिखा है y के 2x लिखा है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2x और इनटू में y, बात तो एक ही है। अब ये y का कोफिशिएंट हो गया, इज इक्वल टू, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और x² आएगा। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर p और q कितना है, क्या आपको पता चल गया p और q कितना है? तो देखो ध्यान से, देखो जो p होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, इसका मतलब यहां पर p की जो वैल्यू है, यहां पर p की जो वैल्यू है वो 1/2x है, और जो q होता है वो इक्वल वाला पार्ट होता है, इसका मतलब यहां पर q क्या है, 3x²। बोलो बात समझ में आ गई? देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट x का फंक्शन है, और q भी x का फंक्शन है। आप देख सकते हैं यहां पर p और q दोनों क्या है, x के फंक्शन है। यहां पर भी p और q दोनों क्या थे, x के फंक्शन थे। यहां पर p और q दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे। तो p और q या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, और आपको मालूम है अब करना क्या है। अब हमें यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर में pdx। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। बस इसमें क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ई की पावर में p कितना है, p है 1/2x, तो यहां पर आ जाएगा 1/2x और dx। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/2 क्या है, कांस्टेंट, और आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1/x बचेगा, और dx अगेन 1/x का इंटीग्रेशन आ गया, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log x। तो यहां पर आप लिख देंगे e की पावर में 1/2 log x। बोलो बात समझ में आ गई? अब क्या करें, अब क्या करें, अभी अभी मैंने आपको बताया था यहां पर फॉर्मूला, क्या बताया था कि e की पावर में अगर log x है तो log के आगे जो लिखा होता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर log से पहले 1/2 लिखा है, पहले हमें इस 1/2 को हटाना पड़ेगा।
और इसको हटाने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी को लगाना होगा। तो क्या आप लोग लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं? लॉग की प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूले वाले वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। देखो, आप हमने लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है और बहुत ज्यादा यूज भी किया हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी है? लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m। n log m। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आप कभी भी किसी भी फॉर्मूले को जब याद करते हैं तो उस फॉर्मूले को आपको, या कोई फॉर्मूला आपको याद है तो हमेशा फॉर्मूले की दोनों साइड से सोचना पड़ता है। देखो यहां पर देखो जरा, n log m, देखो ये क्या n log m है, तो log से पहले n लिखा है और यहां पर देखो क्या हो गया, ये जो n है ये m की पावर में चला गया। कहने का मतलब ये है, देखो log m की पावर n है, यानी कि log के आगे जो लिखा होता है उसकी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है log से पहले। तो इसका उल्टा भी तो ठीक होगा भाई, यहां पर ये n है, अगर मान लो कहीं पर n log m लिखा है तो हम उसको log m की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देखो जरा, कंपेयर अगर आप करो इसके साथ, तो देखो यहां पर n है, यहां पर 1/2 है, log x है। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये किसका काम कर रहा है? n का। और x जो है वो m का काम कर रहा है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर लगा दूं तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये क्या बनेगा? ये बनेगा e की पावर में log और x की पावर 1/2। भाई सीधी सी बात है, ये जो 1/2 है ये x की पावर में चला जाएगा और बस हो गया, यही से अब हमारा कंप्लीट। आइए अब आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हमारे पास आ जाएगा। देखो कैसे ना, देखो x की पावर 1/2 का मतलब क्या है भाई? जब किसी की पावर 1/2 का मतलब है रूट, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स। क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स। तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो ये सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इक्वल में चल रहा है। जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा है ये फॉर्मूला है, तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में log और x की पावर 1/2 का मतलब है रूट एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर अगेन यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, e की पावर में log x है तो आंसर क्या आएगा? x आएगा, मतलब log के आगे जो भी लिखा होगा वही आपका आंसर आएगा। इसका मतलब यहां से आंसर क्या आएगा? यहां से आंसर आएगा रूट एक्स, क्योंकि e की पावर में log और log के आगे जो लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया रूट एक्स, और जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो अब आप इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, अब यहां पर ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन का? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एन प्लस में c। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है रूट एक्स। क्या है? रूट एक्स, या x की पावर 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इधर देखो q कितना है? q हमने कैलकुलेट करा था, q 3x², ये आपके पास है 3x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर में 1/2 और बाहर है dx प्लस में c। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर ये y इंटू एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 3 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। देखो x की पावर 2 और x की पावर 1/2 दोनों को ऐड करो, तो 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहां पर आएगा x की पावर में 3/2। भाई जब आप 2 में, एक मिनट, 2 में नहीं, 3/2 नहीं, 2 है ना, 2 में जब आप 1/2 ऐड करोगे तो 5/2 आएगा, x की पावर में 5/2 dx प्लस c। बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, तो यहां से ये आ जाएगा मेरे पास y इंटू एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3, और यहां से आएगा देखिए y इंटू एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 7/2 आ जाएगा, और अपॉन में भी 7/2 आएगा, 7/2 है ना, और
प्लस में सी, ये हमारा फाइनल आएगा। अब जरा ध्यान दो, है ना, मैं यहीं पर फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। देखो ध्यान दो, x की पावर 5/2 हो गया हमारा, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस सी, और ये जो नीचे वाला 2 है ये तो सबसे ऊपर जाएगा, इसका मतलब यहां पर 6 हो जाएगा और नीचे आएगा 7। दूसरी बात, ये जो x की पावर 1/2 है, अगर आप इसको उधर ले जाते हैं तो ये x की पावर 1/2 इसके नीचे जाएगा 7, x की पावर 7/2 के, 7/2 के। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए मैं यहीं पर इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। देखो समझ में आ गया आपको, नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा। अगर मैं यहां से y का फाइनल आंसर लिखूं, देखो y का फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3 2 जा 6 अपॉन 7, x की पावर 7/2 और नीचे 1/2। जब हम इसको माइनस करेंगे, देखो ऊपर पावर हमारी है 7/2, कितनी है 7/2, नीचे पावर है 1/2, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा x³ प्लस सी और सी के अपॉन में क्या है, यहां पर x की पावर 1/2 मतलब ये √x रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, है ना। स्पेस कम था इसलिए मैंने फाइनल डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं आया कैसे। देखो यहां से आपका आंसर मैं यहां पर समझा देता हूं, अभी रफ कर दूंगा। देखो ये y इंटू एक्स की पावर 1/2 तो लेफ्ट में है, इज इक्वल टू, यहां पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वल वाला पार्ट लिख रहा हूं इंटीग्रेट करके, तो ये आएगा आपका x की पावर 3 तो पहले से था, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 कैसे आया, फिर सीधी सी बात है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आप 5/2 में 1/2 ऐड करोगे, सॉरी 1 ऐड करोगे, 5/2 में 1 ऐड करोगे तो 7/2 हो जाएगा। तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 ये आएगा हमारे पास, प्लस में तो c है। अब जरा ध्यान दो, ये जो 2 होगा ये सबसे ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 6 और नीचे रहेगा 7, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 6x की पावर 7/2 अपॉन में 7, ये आएगा। अब उसके बाद यहां पर ये x की पावर 1/2 भी है, तो x की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, इसके इस c के नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। तो देखो c के नीचे जो x की पावर 1/2 आया वो √x लिख दिया मैंने। अब यहां पर देखो ऊपर पावर 7/2 नीचे पावर 1/2, तो सीधी सी बात है यहां से हट जाएगा और इसमें से पावर 1/2 माइनस हो जाएगी, तो पावर बचेगी 3। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया, है ना। तो यहां पर एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि स्पेस कम था, आप बाकी अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो हमें इसे सॉल्व करना है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि dy/dx का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 2/x है, x का फंक्शन है, और यहां पर q जो है वो भी x का फंक्शन है। तो ये हमारा q हो गया और p हो गया 2/x, और ये क्वेश्चन आपका RGPV यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है 2020 में। तो इतने आसान क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास dy/dx प्लस 2y/x इज इक्वल टू sin x। क्लियर है। अब यहां पर देखो जरा, देखो सीधी सी बात है, y का कोफिशिएंट क्या है 2/x है और ये हमारा q है, तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि यहां पर p क्या है और q क्या है। तो हेयर देखो यहां पर p कितना है, p है यहां पर 2/x, है ना, और q कितना है, ध्यान दीजिएगा, q कितना है, q है यहां पर sin x। तो हमें p का और q का पता चल गया। अब आगे देखो जरा ना, अब p और q जब हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, उसके बाद इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू कितनी है, e की पावर में p कितना है 2/x है और dx है। देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो e की पावर में 2 बाहर आ गया और ये आ गया आपके पास 1/x dx, अगेन 1/x आ गया, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। कितना होता है log x। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर में 2 log x, और अगेन सेम प्रॉपर्टी आपको लगानी है, ये जो log से पहले 2 है ये x की पावर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ log।
तो इसको पावर में ले जाते हैं, तो देखिए कितना बनेगा यहां से, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा e की पावर में log एक्स स्क्वायर, e की पावर में log एक्स स्क्वायर। और ये जो e की पावर में log एक्स स्क्वायर आया है, तो आपको मालूम है e की पावर में अगर log लिखा है तो जो log के आगे लिखा होता है वही आंसर होता है। तो यहां से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता चल गया एक्स स्क्वायर है। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन, अब यहां पर ध्यान देंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है। कंप्लीट सॉल्यूशन, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आएगा? y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहां पर देखो q कितना, साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x dx प्लस c। अब इसको करना इंटीग्रेट, बोलो बात समझ में आ रही है? इसको करना इंटीग्रेट। अब यहां पर इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा, ये यहां पर हमें सोचना पड़ेगा। देखो इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आ रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर एक साइन एक्स, और दोनों मल्टीप्लाई में है। और आपको मालूम है जब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है यहां पर आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइलेट या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको नहीं आता है इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मैं फॉर्मूले वाले वीडियो में रिवाइज करा चुका हूं। अब जरा ध्यान दो, देखो आइलेट, यहां पर हम आइलेट मेथड लगाएंगे। आइलेट, इसका मतलब आपको सबको मालूम है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो यहां पर ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों में पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है? पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहला फंक्शन होगा। तो पहला फंक्शन कौन सा है? पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, एंड ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो आइलेट से हमें ये पता चल गया कि पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें करना है। कैसे करेंगे? देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे फॉर्मूले वाली वीडियो में, बात समझ में आ रही? दो मेथड होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को करने के। जो आपने देखो, जो पहला मेथड होता है, जो मेन मेथड है, जिसको आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं, जो हर जगह अप्लाई होता है, उससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन जो सेकंड मेथड है, मैंने आपको बताया था, उस मेथड से अगर आप करेंगे इसको तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं सेकंड मेथड का, ध्यान देना जरा। बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये मेथड ना पता हो, तो ध्यान देना मेथड क्या कहता है। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक u और एक v। इसमें से u आपका पहला फंक्शन है, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, और ये आपका दूसरा फंक्शन है, और आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। दोनों के दोनों x के फंक्शन है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझना। फॉर्मूला ये कहता है कि आपको पहले फंक्शन को तो ऐसे ही लिखना जैसा का जैसा है, u को u लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखना है, हर एक फंक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे इस मेथड में। चलिए अब जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको एक बार इंटीग्रेट करना है। देखो v को जब मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर मैं लिख रहा हूं v1। v1 का मतलब है कि v का एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले से बहुत इजी हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो u और v1, इसका मतलब ये कि u को सेम लिखा, v का एक बार इंटीग्रेशन करा। अब लगाएंगे माइनस साइन, साइन यहां पर ऑल्टरनेट चलेंगे। देखो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस आएगा, तो ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब आगे बढ़ते हैं ना, अब क्या करें? अब देखो यहां तक हम पहुंच गए, अब इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर जो पहला वाला फंक्शन है u, इसका एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, तो मैंने लिख दिया u डैश।
यू डैश का मतलब है यू का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक। उसके बाद ये जो V1 है, इस V1 का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो V1 एक बार इसका पहले हो चुका था, एक बार और करेंगे तो मैं इसको लिख देता हूं V2। V2 का मतलब है कि V का दो बार इंटीग्रेशन हो चुका है, क्लियर है। और आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद प्लस साइन आएगा, क्योंकि देखो साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस आ गया। अब क्या करना है, इस u का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो जब आप एक बार और करेंगे तो ये दो बार हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और जो ये दूसरा वाला फंक्शन है v, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक बार और इंटीग्रेशन करने का मतलब है यहां पर v3 आ जाएगा, और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। देखो प्लस माइनस, अब अगला साइन माइनस आएगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा और इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। चलिए मैं एक बार और लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 3 बार डिफरेंशिएशन और ये आ जाएगा 4 बार इंटीग्रेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कहां तक जाना है ना, तो मैं आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 टर्म लिखनी होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ये जो सेकंड मेथड है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये मेथड वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर दोनों में से एक फंक्शन ऐसा होता है जिसका डिफरेंशिएशन 2-3 स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएशन करोगे 2x आएगा, दूसरी बार में 2 आएगा और तीसरी बार में 0 आ जाएगा। इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें केवल यहां तक करना है, क्योंकि देखो दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है ना, तीसरी बार करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें कहां तक लगाना है, यहां तक लगाना है इस क्वेश्चन में। तो अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। बोलो बात समझ में आ रही है। इसी फॉर्मूले को मैं यहां यूज करने वाला हूं। अब आगे देखो जरा, चलिए इस फॉर्मूले का अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलता हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, अब जरा ध्यान दो, y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले का फायदा ये होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ही लाइन में हो जाता है। नहीं तो क्या करना होगा आपको, ये 2-3 लाइन में जाके इंटीग्रेशन होगा अगर आप प्रॉपर फॉर्मूले से लगाते हैं। देखो आपको आने दोनों मेथड चाहिए, जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेन मेथड है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो हर एक जगह पर लगेगा, ये मेथड हर एक जगह पर नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरे फंक्शन का क्या करना है, देखो दूसरा फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स का करना है एक बार इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, और लिखेंगे ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा माइनस साइन, चलो माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस साइन आ गया ना। अब क्या करना है, देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है जो पहले, अब इधर मत देखना, इसको देखो, इसका करना है एक बार। तो अब हमें क्या करना है, इसका एक बार करना है डिफरेंशिएशन और यहां लिखना है ना इसका। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x ब्रैकेट नाउ, मतलब आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और यहां पर लिखना है, और इसका इंटीग्रेशन करना है और यहां पर लिखना है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आपको करना है। तो अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो मैंने कर दिया, अब इंटीग्रेशन करूंगा। मुझे बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। अब हमें कर, देखो माइनस साइन भी है, तो माइनस cos x का क्या हो जाएगा, भाई माइनस तो है ही, cos x का साइन हो गया, तो यहां पर आएगा माइनस का sin x। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे केवल cos x का इंटीग्रेशन नहीं करना, मुझे माइनस को भी देखना है। तो cos x का तो sin x हो जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा। अब अगला साइन आएगा प्लस। नाउ अब क्या करना है, अब इसका करना है डिफरेंशिएशन और यहां पर लिखना है, और इसका करना है इंटीग्रेशन और उसके आगे लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, और sin x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस x। ये लीजिए हो गया। देखो एक ही लाइन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म। अगर आप प्रॉपर मेथड से करेंगे तो 2-3 लाइन में जाएगा। बस हो गया हमारा, अब आंसर लिखना है। देखिए कितना आंसर आएगा, पहले इसको सही से लिख लेते हैं। ये है y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
है ना, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2x साइन एक्स और प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो कॉस एक्स के दो टर्म है, तो इन दोनों में से कॉस एक्स को मैं कॉमन लेके लिख सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में से कॉमन आएगा कॉस एक्स, तो बचेगा क्या, उधर से 2 बचेगा, इधर से एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, मैंने इन दोनों में से कॉस एक्स को कॉमन ले लिया, प्लस 2x साइन 2x, है ना। और यहां पर एक्स स्क्वायर जो है उसको आप नीचे ले जाके लिख सकते हैं, तो इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर भी होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या देख के आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की है, हाँ हो सकता है देखकर कुछ स्टूडेंट को ना लग रहा हो कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की है, लेकिन ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की है। मैं यहां पर आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, ध्यान देना जरा, देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, कई बार आपने देखा कि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 नहीं होता, तो हमें अगर dy बाई dx का कोफिशिएंट मान लीजिए 1 नहीं है, उसके बराबर में कुछ लिखा है, तो जो भी लिखा उसी से डिवाइड कर दो, जैसे हमने किया था। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, ये dx यहां पर नहीं लिखा होता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं dx, देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पर dy बचेगा और यहां पर क्या होगा पी वाई dx, और अपॉन में dx इज इक्वल टू में q, और ये dx उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dy प्लस पी वाई dx इज इक्वल टू q dx। तो कई बार क्या होता है, ये जो नीचे वाला dx होता है ये उधर कहीं मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो जैसा हमारा क्वेश्चन अभी अभी हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, dy बाई dx नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअल में dy बाई dx है, ये जो dx है उसको उधर लेके चले गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो cos x dy इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई एंड dx, ये मेरे पास है। इस dx को dy के नीचे ले आते हैं, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x dy अपॉन dx इज इक्वल साइन एक्स माइनस, है ना। अब देखो dy बाई dx हमारे पास आ गया, इसका कोफिशिएंट में cos x से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इस cos x को भी हटा देंगे। अच्छा माइनस y, y वाली टर्म तो लेफ्ट में होती है ना, तो y को लेफ्ट में लेके आओ पहले, तो y को मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा cos x dy बाई dx प्लस y प्लस y, इधर आके प्लस होगा इज इक्वल टू में साइन x। अब देखो यहां dy बाई dx का कोफिशिएंट cos x है, इसको 1 बनाना है, तो सीधी सी बात है cos x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई cos x, डिवाइड बाय cos x, cos x से कर देते हैं डिवाइड, तो जब आप इसको cos x से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx प्लस, अब देखो cos x से अगर आप इस y को डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos x y, है ना, 1 अपॉन cos x y इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x क्या बन जाएगा tan x, चलिए मैं इसको लिख देता हूं साइन x अपॉन में cos x, जो बन जाएगा आपका tan x। देखो यहां पर 1 अपॉन cos x है, ये sin x अपॉन cos x है, 1 अपॉन cos x होता है sec x और sin अपॉन cos होता है tan x। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यहां पर लग रहे हैं, 1 अपॉन cos sec x होता है और sin अपॉन cos tan x होता है, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा dy बाई dx प्लस sec x y इज इक्वल टू tan x। अब आप देख सकते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, देखो y का कोफिशिएंट है sec x, इसका मतलब ये p की वैल्यू ये q की वैल्यू, और p और q दोनों के दोनों x के क्या हैं, फंक्शन है, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि p क्या है और q क्या है, तो यहां पर लिख लेते हैं
हेयर P एंड Q आर हेयर P कितना है, यहां पर P जो है वो आपके पास है sec x और Q कितना है, Q यहां पर हमारे पास है tan x। बस अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर फॉर्मूला होता है e की पावर में p dx। वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो e की पावर में p की जगह लिखूंगा मैं sec x और dx। क्या आपको sec x का फॉर्मूला याद है, क्या आपको sec x का फॉर्मूला याद है, sec x का इंटीग्रेशन याद है? अगर याद नहीं है तो बेटा याद कर लीजिए, है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है sec x प्लस tan x लॉग में, लॉग sec x प्लस tan x, ये हमारा फॉर्मूला होता है लॉग में। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x। बोलो क्लियर है? फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो चलिए यहां पर अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा e की पावर में log sec x, log sec x प्लस tan x प्लस c। और आपको मालूम है कि e की पावर में जब log लिखा होता है तो log के आगे जो भी लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहां से आंसर आ जाएगा log sec x प्लस tan x एंड प्लस में c, ये मेरे पास है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ चुका ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें निकालना सॉल्यूशन, मतलब y की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आया, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए ध्यान दीजिएगा कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस में c। बस वैल्यू को पुट करना है, इंटीग्रेशन करना है, फाइनल आंसर आएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास लॉग, एक मिनट मैंने यहां पर लॉग क्यों लगाया, लॉग नहीं sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस, है ना। अच्छा यहां पर c लिखना जरूरी नहीं है ना, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, यहां पर c नहीं लिखना है। चलिए क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x tan x और हमारे पास q कितना है, q है tan x। मुझे लगता है हमें आगे की स्लाइड पे करना चाहिए क्योंकि स्पेस नहीं है ना, पूरी लाइन आ नहीं पाएगी तो फिर हमें समझ में भी सही से नहीं आएगा। हम अगले पेज पर चलते हैं, है ना, ध्यान दो। नाउ वाई कंप्लीट सॉल्यूशन अब मैं यहां पर लिखूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू क्या है, y इंटू sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू पुट करो, q कितना है, q हमारे पास है tan x, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस tan x और q हमारे, ये sec x प्लस tan x और ये हमारे पास क्या था, tan x, tan x, दिस इज द tan x और dx प्लस में c। अब इंटीग्रेशन करना है इधर, तो पहले tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड तो हमारी सेम ही चलती रहेगी, y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, इधर देखो मल्टीप्लाई, tan x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x
10x प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना, और इसके बाहर क्या है dx, एंड प्लस में क्या है c। अब बहुत सिंपल हो गया, sec x tan x का इंटीग्रेशन और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें करना है ना। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा sec x tan x dx प्लस tan स्क्वायर x एंड dx प्लस c। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन जिसको नहीं पता तो नोट कर लीजिए बेटा, sec x और tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया sec x प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करना है, आपको याद नहीं है नोट कर लीजिए। देखो अगर यहां से tan स्क्वायर थीटा निकालोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, थीटा का काम यहां पर x कर रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, और इनटू में dx और प्लस में c। तो यहां पर अब देखो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। अगर याद नहीं है तो अगेन फिर से फॉर्मूला याद करिए, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, याद होना चाहिए, है ना, tan x और माइनस 1 का x प्लस में c। बस आ गया आंसर। अब हमें सीधे फाइनल आंसर लिखना है, कैलकुलेट हो चुका है सब, बस हमें लिखना बाकी है। देखिए तो हमें क्या निकालना था, यहां से y की वैल्यू निकालनी थी, तो बस ये क्या होगा, ये वाली चीज इसके नीचे चली जाएगी, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x प्लस c माइनस 1, माइनस एक्स भी है, माइनस एक्स प्लस सी एंड डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए और पांचों क्वेश्चन में आपको अभी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में 5 और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के, तो और ज्यादा आपको ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के 2 क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिए प्रैक्टिस के लिए, इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आंसर मैंने यहां पर लिख दिया। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये आपका आंसर आना चाहिए। देखो सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहां पर p की वैल्यू 10x है और q की वैल्यू sec x है, बस आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सॉल्यूशन कैलकुलेट कर देना है। इसमें देखो, इसमें क्या करना है, पहले इसको x से डिवाइड करना है और उसके बाद p q आपको पता चल जाएगा, और अगेन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। आंसर आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, क्लियर है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आरजीपीवी के 3-4 सब्जेक्ट और भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी क्लासेस जो है, जिनके जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में यूनिट नंबर 1 यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी और एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगी, और पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है वो आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। कोर्स का और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।